जल मार्ग। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से ये प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण विधेयक 2023 को पारित किया जाए। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक 2023 पारित किया जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः ये विधेयक पारित हुआ। मत संख्या 45 से 1 मुख्य माल एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से ये प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक पर विचार किया जाए। प्रदेश माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 पर विचार किया जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। माननीय जो कुछ आप कुछ कहेंगे जी बता दें। माननीय विचार करने का करा लें। जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या दें, अतः प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विचार के लिए प्रस्तुत है जी, बताए दे रहे। विचार के लिए प्रस्तुत। माननीय कौन बोलेगा? हम बोले, हम बताए। आप बोलिए माननीय मंत्री। नहीं माननीय, ये आज जो हम माननीय सदन के सामने जो प्रस्ताव लेकर आए हैं वो जीएसटी से संबंधित है। माननीय, इसका प्रारंभ पहले 11 अगस्त को केंद्रीय जो हमारी काउंसिल है उसमें हो चुका है और उत्तर प्रदेश राज्य से ही अपेक्षा की गई थी, हम में से ऐसे बहुत से राज्यों से, कि वो भी अपने अपने राज्य से इसको पारित करा दें। ये मैटर ये है कि ऑनलाइन गेमिंग में पहले केवल यही था कि हम ऑनलाइन गेमिंग अर्थात उसमें पैसे का लेन देन की बात नहीं थी, क्योंकि बहुत से लोगों का ये तर्क था कि ये गेम ऑफ स्किल है, जैसे चेस है गेम ऑफ स्किल है। लेकिन ज़्यादा लोगों का मत ये था और जो जुडिशली देख सकते थे कि ये ऑनलाइन गेमिंग जो है वो गेम ऑफ स्किल नहीं है, गेम ऑफ चांस है। ये इसका बोन ऑफ कंटेंशन है, यानी कि यहीं से ये बात शुरू हुई। जब ये बात जीएसटी काउंसिल के सामने आई, अभी तक केवल ये लाइन थी उसमें कि गेम ऑफ स्किल, वो सॉरी ऑनलाइन गेमिंग थी, उसमें मनी की कोई बात नहीं आती थी, जो अभी तक हमारे संग व्यवस्था थी। क्योंकि यहाँ पर हमारा स्टेट ऐसा है कि न तो यहाँ पर रेस कोर्स है, न ही कैसीनो है और न ही ऑनलाइन गेमिंग है ज़्यादा। लेकिन नई जनरेशन जब से ये ऑनलाइन गेमिंग शुरू हुई तब से इसमें काफ़ी इन्वॉल्व हैं और बड़े पैमाने पर लोग रुचि लेते हैं। हमारे बहुत से बच्चे, खासतौर से जो कंप्यूटर वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनकी इसमें एक तरीके से वो एडिक्ट हो गए कि ऑनलाइन गेम के ऊपर तमाम तरीके के वो गेम खेलते हैं और बेटिंग और गैम्बलिंग करते भी हैं। तो खास तौर से ये एक्शनेबल क्लेम के बारे में ये हम संशोधन लेके आए हैं। 3 परिभाषाओं में जो उत्तर प्रदेश का माल और सेवा कर है उसमें 3 परिभाषाओं में संशोधन कर रहे हैं, परिभाषा 2, परिभाषा 24 और एक अनुसूची 3 में। बस केवल इतनी बात है। और इसलिए लाए कि अभी तक जो हमारे सामने है जो विषय, वो उसको, क्योंकि ये लोगों को अटपटा इसलिए लगता है कि समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, तो इसलिए उसकी जड़ बताना इसलिए ज़रूरी है। तो ऑनलाइन गेमिंग में हमने खास तौर से ऑनलाइन मनी गेमिंग उसको जोड़ दिया और जितने भी दूध के संबंध में जितनी भी उसकी वैरायटीज़ थी, जैसे दांव लगाना, किसी प्रकार का कैसीनो, किसी प्रकार की दूध की गला, घुड़दौड़, लॉटरी और ऑनलाइन धनीय गेमिंग। अभी तक जो शब्द हटाया गया, जो भी शब्द हटाए गए, उसकी जगह पर एक्शनेबल क्लेम जोड़ दिया गया और एक्शनेबल क्लेम के अंतर्गत ये सभी चीज़ें आती हैं: बेटिंग, कैसीनोज, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी और ऑनलाइन मनी गेमिंग। अर्थात ऑनलाइन मनी गेमिंग में ये सारी चीज़ें आती हैं। उसको गेम ऑफ स्किल नहीं माना गया, उसको गेम ऑफ चांस माना गया कि अगर हम चांस के आधार के ऊपर, उसमें ये होता है ऑनलाइन गेमिंग में कि हम अपनी अपनी टीम बनाते हैं और टीम के माध्यम से अपने उसमें खेल होता है और खेल में पूरी तरीके से कि कौन कितने रन बनाएगा, कौन कितने विकेट लेगा,
ये सब कुछ बाई चांस है। किसी भी प्रकार से इसको गेम ऑफ स्किल नहीं किया जा सकता कि जैसे गेम जो है चेस पूरी तरीके से गेम ऑफ स्किल है। तो इस आधार के ऊपर ये जीएसटी काउंसिल में लगभग 1.5 साल तक इसके ऊपर चर्चा हुई और कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग और रेस कोर्स यानी हॉर्स रेसिंग, इसको तीनों को एक कैटेगरी में रख के उन्होंने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया और अल्टीमेटली ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की ये रिकमेंडेशन ये आई कि इसके ऊपर मैक्सिमम टैक्स लगना चाहिए, अर्थात 28% टैक्स लगे और ग्रास गेमिंग रेवेन्यू पर नहीं, जो इसको सप्लाई करता है, जो इसको खिलाता है। अभी तक ये व्यवस्था थी कि जो इसको खिलाता है वो जितना दे दे उसके हिसाब से इसके ऊपर टैक्स लग जाए, अर्थात उसके पास जितना बचे, जो बेटिंग का अमाउंट है उसको बांट के उसके पास जितना बटे उसमें से हमको मिल जाए। तो हमको 3 या 4% मिलता था। आटे पर टैक्स है 5%, जो पैक्ड और लेबल्ड आटा है उसके ऊपर 5% टैक्स। और इतना लेविश जो परिवार हैं जो 5-5 करोड़ रुपए की गाड़ी से अपने रेस कोर्स खेलने जाते हैं, वो ये कहते थे कि ये जो ऑनलाइन गेमिंग है या फिर रेस कोर्स है, ये हॉर्स रेसिंग जो है वो गेम ऑफ स्किल है। लेकिन हम लोगों का कंटेंशन था, उत्तर प्रदेश ने शुरू से 2021 से एक ही स्टैंड लिया था कि हम ये कहते थे कि किसी भी तरीके से न तो हॉर्स रेसिंग, न ही ऑनलाइन गेमिंग और न ही कैसीनो, ये गेम ऑफ स्किल नहीं है। कैसीनो को तो उन्होंने मान लिया था शुरू में ही, एक्सडेबल क्लेम के अंतर्गत आता है। लेकिन हॉर्स रेसिंग के ऊपर 1.5 साल तक कम से कम 7-8 मीटिंगें हुई ऑल इंडिया, और उसके ऊपर जो जीओएम बनाया उसकी भी 6-7 मीटिंग हुई। अल्टीमेटली वहां से ये निष्कर्ष आया कि इसमें हाईएस्ट रेट जो है वो लगना चाहिए जीएसटी का, और सीधे सीधे हम ले पैसा, ये नहीं कि हम जो कुछ उसके पास बचे उसको लें, अर्थात ग्रास गेमिंग रेवेन्यू। वो कहते थे कि वर्ल्ड वाइड ये फेनोमेना है, नेशनल प्रैक्टिस है कि जीजीआर के ऊपर टैक्स पड़ता है, अर्थात जो भी सप्लायर को ये खिलाड़ी जो भी खिलवाते हैं उसके पास जो पैसा बचे उसमें से आप पैसा ले लो 28%। तो अभी तक का जो हमारा रेवेन्यू है उसमें बहुत कम मिलता है, मात्र 3-4% मिलता है। तो उसको ठीक करने के लिए हमने इसमें 28% भी किया, और जो कुछ भी हम एंट्री लेते हैं, एंट्री के वक्त भी हम 28% ले लेंगे, अर्थात चाहे हॉर्स रेसिंग में एंट्री हो, चाहे कैसीनो में एंट्री हो और चाहे ऑनलाइन गेमिंग में एंट्री हो। तो हॉर्स रेसिंग, कैसीनो और ऑनलाइन गेमिंग को तीनों एक ही कैटेगरी में रखकर इसमें अधिकतम टैक्स पड़े, और 28% के साथ साथ इसमें जो कुछ भी हम करेंगे वो एंट्री के पॉइंट पर ही ले लेंगे, अर्थात जो भी उसमें इंटर करेगा, 1000 रुपए अगर इंटर करेगा तो 280 रुपए हम टैक्स के ऊपर उससे पहले जमा करा लेंगे। क्यों कि कितना जीता कितना हारा ये शेयर तय करेगा वो सप्लायर जो इसको ऑर्गेनाइज करता है, हिस्सा भी वही तय करेगा, पैसा भी वही लेगा, आखिर में बांटेगा भी वही, और हमसे कहता है कि हमसे इतना ले लो आखिर में। लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई, आखिरकार ये प्रिवेल किया, और इसमें ज़्यादातर स्टेट्स ने फिर इसको ओके भी किया। और आज की स्थिति यह है कि हमने इसको अध्यादेश इसलिए जारी किया, आवश्यकता इसलिए थी कि वहां से 30 तारीख को एक लेटर आया 1 सितंबर को कि किसी भी तरीके से इसको 1 अक्टूबर से लागू करना था, और 1 अक्टूबर से लागू तभी हो सकता था जब हम उसके पहले हम इसको, चूंकि सेशन में हमारा असेंबली सेशन में थी नहीं, इसलिए इसको एक अध्यादेश के माध्यम से वो किया। आप कहें माननीय अध्यक्ष जी इसकी अर्जेंसी के बारे में। श्री एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।